हमने हमारा जो नेशनल इनकम का टॉपिक है उसको पढ़ लिया। अब हम जो पिछले 3-4 जो वैकेंसीज हुई है जिसमें क्वेश्चन आरपीएससी द्वारा एग्जाम में पूछे गए हैं उनको एक बार डिस्कस करते हैं कि अपने को आइडिया लगे कि जो हमने पढ़ा है वो इसके आसपास है कि नहीं है, कि हमने ऐसे ही नहीं कि अनावश्यक बातें पढ़ ली या क्या है वो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है ग्रेड सेकंड 2013 में आया हुआ है, वो है कि भारत में राष्ट्रीय आय अनुमानित की जाती, यानी भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने का कार्य कौन करता है। यहां पर ये क्वेश्चन है, देखो इस क्वेश्चन में, और ये 2013 का आया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होना चाहिए? सी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अब इसका नाम हमने अभी जैसे कहा, इसका नाम क्या कर दिया? पहले बात तो सीएसओ का मतलब इन्होंने कर दिया केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। अब देखो अगर एग्जाम में, और अब इसको आगे इन दोनों को, किसको? सीएसओ को और एनएसएसओ को, दोनों को मिला के इन्होंने क्या कर दिया? एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। अब यदि ऐसा क्वेश्चन आता है और अगर एनएसओ दिया हुआ है तब तो एनएसओ ठीक है, एनएसओ ऑप्शन में है ही नहीं। सीएसओ दिया है लेकिन सीएसओ में दो लिख दिया, एक तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन और एक लिख दिया केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, तो आपका आंसर क्या होगा? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ठीक है? ये कार्यालय भी ये लगभग 2000 में, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, ये 2010 के आसपास ही हुआ है, पहले नहीं था। 5 में हुआ है ना, कि 5 का लगभग अभी लेटेस्ट हुआ था, ज्यादा नहीं हुआ। उसके बाद में ये क्या होता है भाई? कौन सा सही होगा? बी, है ना, लिखवाया था कि जीडीपी अवस्फीति कारक क्या होता है? नॉमिनल जीडीपी बटे रियल जीडीपी। ठीक है, तो आपका इसमें कोई किंतु परंतु है नहीं। अब इसमें आपको यह ध्यान रखना है कि हमने ये कहा कि जीडीपी जो हमारा डिफ्लेटर है वो क्या होगा? रियल जीडीपी, सॉरी, नॉमिनल जीडीपी बटे रियल जीडीपी। अब इनको क्रॉस में भी वो पूछ सकता है। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछेगा नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी क्या हो सकता है, तो वो आपके क्या हो जाएगा? जीडीपी डिफ्लेटर टर गुणा रियल जीडीपी। ठीक है, ये कैसे भी आपके आए, घुमा के इधर इधर करे तो इस हिसाब से आपको ये ध्यान रखना। गुणांक 100% में बदलने के लिए यहां नहीं दिया है तो ये सही है, अगर गुणा में 100 लिखा है तो वो ज्यादा सही है, नहीं लिखा है तो ये अनुपात यही होता है। वो तो क्या है कि जीडीपी डिप्लेटर को अपन परसेंटेज में बदलते हैं, ठीक है, सूचकांक में बदलते हैं, इसलिए 100 से करते हैं। 100 दिया है तब तो अच्छा है, नहीं दिया है तो ये सही है। कौन सा? ए, यानी वे क्रियाएं जिनके बदले किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया जाता उनको हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते। गृहिणी द्वारा किया जाने वाला कार्य, ये आए हुए हैं, ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ये मेरे बनाए हुए नहीं है, जो पहले आरपीएससी में आए हुए। सम्मिलित नहीं है क्वेश्चन में, पहले तो पढ़ो,
इसमें क्या कहा, सम्मिलित नहीं है। क्या कह रहा है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, कौन सा, बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सम्मिलित नहीं है। कौन सा होगा, अनुदान। अनुदान किसमें, अनुदान तो हम क्या करते हैं, फैक्टर कॉस्ट में क्या करते हैं, जोड़ते। मार्केट प्राइस में अनुदान क्या कर देते, घटा देते। तो क्या होगा, अनुदान इसमें शामिल नहीं होता। बिल्कुल जो कॉन्सेप्ट है उन कॉन्सेप्ट से ही आपके क्वेश्चन है। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है, यानी साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मतलब क्या हुआ, एनएनपीएफसी, एनएनपीएफसी वो बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी एनएनपीएमपी में राशि का अंतर होता है। किसका अंतर होता है, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, एनआईटी। कितना होगा, 52,000। ये अपन ने कर लिया था, है ना। ये कई एग्जाम में आ चुका है और भी आ सकता है, ध्यान रखना। अगर ये आ जाए तो ये आपको नहीं, उल्टा दे दिया तो रटना नहीं। मैंने कहा रटने वाला यहां काम है ही नहीं, है ना। हस्तांतरण आय हम किसमें शामिल करते हैं, किसी में भी नहीं करते। इनमें से हम करते हैं निजी आय के अंदर उसको शामिल करते हैं, बाकी किसी में भी हस्तांतरण आय को शामिल नहीं करते। तो इनमें से कोई नहीं। अगर यहां पर ऑप्शन होता निजी आय तो ये सही हो जाता, और नहीं है तो इनमें से कोई नहीं। विशुद्ध का मतलब है नेट, नेट इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट। अभी हमने देखो पीछे देखा था कि मूल्यह्रास बराबर क्या होता है, मूल्यह्रास बराबर हमने कहा था कि सकल निवेश, निवेश माइनस शुद्ध निवेश। अब ये शुद्ध निवेश कह रहा है, तो शुद्ध निवेश अगर आपको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, ये कह रहा है शुद्ध निवेश निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, सकल निवेश माइनस मूल्यह्रास, सकल निवेश माइनस मूल्यह्रास। नहीं आया, देखो ये इसके बराबर में है, ठीक है। अब हमको इनको क्या करो, चेंज कर दो। तो चेंज करना है तो सीधी सी बात है यार, ये शुद्ध निवेश अपने को निकालना है तो सकल निवेश में से क्या कर दो, आप मूल्यह्रास को माइनस कर दो तो आपके शुद्ध निवेश निकल जाएगा, है। अच्छा, कारण पूंजी की हानि, सकल निवेश माइनस पूंजी में अप्रत्याशित नुकसान, सकल, यही होगा, यही होगा, ठीक है। वो नहीं, प्राकृतिक आपदाओं के कारण पूंजी में हानि होना, लेकिन ये सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है। मूल्यह्रास अपने आप में सभी को सम्मिलित करते हुए आता है, तो यही है। नहीं सभी नहीं है, आंसर यही होगा, सभी इसलिए नहीं है। पूंजी में अप्रत्याशित नुकसान तो देखो, पूंजी में अप्रत्याशित नुकसान तो कोई शेयर बाजार में गिरावट हुई उसके कारण भी हो गया, ठीक है, तो वो मूल्यह्रास नहीं हुआ, ठीक है ना। हाँ
48,000 क्या है? व्यक्तिगत आय 50,000 है, व्यक्तिगत आय कर 2,000 है, उपभोग 4200 है, व्यक्तिगत ब्याज भुगतान बचत क्या है? डी। किसने कहा डी? और इसको देखो, मैं बताऊं, ये क्वेश्चन देखना पड़ेगा, शायद मुझे लग रहा है इसको आरपीएससी ने बाद में डिलीट किया होगा। किया है? शायद डिलीट किया होगा, देखना पड़ेगा। हाँ, ये नहीं किया? नहीं, एक्चुअली इसमें क्या है, दो तरीके। नॉर्मली हमने कहा कि खर्च योग्य आय, खर्च योग्य आय हमारी क्या होती है? खर्च योग्य आय होती है उपभोग प्लस, ये भी बताया, प्रोज्य आय उपभोग प्लस बचत होती है। अगर उपभोग की बात करें तो कितना है, और बचत की बात करें तो कितना है? कितना हो गया? इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो कितना आ रहा है? 46 आ रहा है। और यदि इससे बात करें कि व्यक्तिगत आय कितनी है? 50,000 माइनस टैक्स, टैक्स कितना है तो कितना आता है? ठीक है, अब इसमें आंसर 48 ना होके क्या होगा? 46 होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसने क्या कहा? व्यक्तिगत ब्याज भुगतान भी आपने कितना किया है? 2,000 का। यह भी आपके ऊपर एक कंपलसरी था जिसको आपको पेमेंट करना था। तो इसलिए देखो, टैक्स और अपने कहा ना फीस व जुर्माने, और जो माइनस होती है फीस और जुर्माने की और चीजें माइनस करते हैं तो वो 2,000 रुपए और होता है, तब कितना होता है? 46,000। और इधर से भी कितना आ रहा है? 46,000 आ रहा है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर ये ना होके क्या होगा? 46,000 आंसर। बचत में से किया जाता है, लेकिन ब्याज हमारा पहले से फिक्स है जिसका अपने को पेमेंट करना ही पड़ेगा, अपन उसको मर्जी से नहीं रोक सकते। प्रोज्य आय का मतलब तो वो है जिसको अपन मर्जी से कहीं पे भी खर्च कर सकते। ब्याज आपका पहले से फिक्स है कि आपको इतना भुगतान करना पड़ेगा। प्रोज्य आय और खर्च योग्य आय की। ठीक है, राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय का मतलब क्या हुआ? NNPFC। अब इनमें से NNPFC कौन सी है? हैं? चालू कीमतों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन माइनस प्लस माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस अनुदान, कौन सा होगा? डी, 4 नंबर। चालू कीमतों पर राष्ट्रीय उत्पाद, चालू कीमतों पर या बाजार कीमतों पर एक ही चीज है। चालू का मतलब करंट ईयर की, और करंट ईयर की क्या हो गई? बाजार की। तो पर राष्ट्रीय, तो ये क्या हो गया? NNPMP माइनस अप्रत्यक्ष कर जोड़ दो, और अप्रत्यक्ष कर क्या कर दो? घटा दो, और अनुदान क्या कर दो? जोड़ दो। मैंने कहा ना कि ऐसा भी एग्जाम में आ सकता है कि जरूरी नहीं है कि शुद्ध अप्रत्यक्ष कर ही लिखा आए। तो ये अप्रत्यक्ष कर घटा दो और अनुदान क्या कर दो? जोड़ दो। ठीक है, इसमें इसने क्या कर दिया? उल्टा कर दिया कंफ्यूज करने के लिए। अनुदान घटा दिया और अप्रत्यक्ष कर जोड़, जबकि साधन लागत पर अप्रत्यक्ष कर जुड़ा हुआ नहीं होता। अप्रत्यक्ष कर हम क्या करते हैं? घटाते हैं। विनिर्माण में हम सबसे ज्यादा जो उपयोग में लेते हैं कंस्ट्रक्शन में, कंस्ट्रक्शन में इसलिए कि
खर्च कितना हुआ एक्चुअली। अब जैसे कोई बिल्डिंग बनाई है, विनिर्माण का मतलब है यहाँ कंस्ट्रक्शन। अब बिल्डिंग बनाई है तो बिल्डिंग की ऊपर हमने खर्च कितना किया, तो इसमें हम कौन सी विधि काम में लेते हैं, वे विधि काम में लेते हैं। यानी उसमें हमने इन्वेस्ट कितना किया, निवेश कितना किया। जैसे कल नहीं बताया था कि सकल घरेलू पूंजी निर्माण, सकल घरेलू पूंजी निर्माण मैंने बताया था कि इसके दो पार्ट होते हैं, एक तो भवन निर्माण पे खर्च और दूसरा क्या होता है, मशीनों पर खर्च। ये लिखवाया था। तो ये किसका है, निर्माण क्षेत्र है जो कंस्ट्रक्शन का कार्य है, और ये किसका है, बिल्डिंगों पर जो खर्च होता है वो माना जाता है, और उसमें वस्तु प्रवाह विधि या व्यय विधि काम में ली जाती है। ठीक है। अब क्या है, थोड़ा क्वेश्चन तो देखो इधर उधर से आपको पढ़ना पड़ेगा तभी आएगा। ऐसे एग्जैक्ट तो ये है नहीं कि लड्डू गणेश जी का है प्रसाद मिल जाएगा और हम ले लेंगे, थोड़ा आपको पढ़ना ही पड़ेगा। है लिखवाऊं, इसमें लिखवा दूं, हाँ शॉर्ट में लिखवा दे, हाँ ठीक। डी, कीमतों में जो परिवर्तन होता है उसी को तुमने कहा ना कि मौद्रिक जीडीपी को वास्तविक जीडीपी में बदलने के लिए, यानी जो हमारी नॉमिनल जीडीपी में या रियल जीडीपी में कीमतों के कारण कितना चेंज आया उसको देखने के लिए हम किसको काम में लेते हैं, जीडीपी अवस्फीति काम में लेते हैं। बी होगा एनएनपी एमपी माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस अनुदान। प्रति व्यक्ति क्या कहा, कौन सा, किसी देश के लोगों के आर्थिक कल्याण, किसके लिए था, लोगों के लिए आर्थिक कल्याण, प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। क्या दो दे दिया क्या एक जैसी, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी, कोई कोई फर्क नहीं पड़ता। साधन लागत पर किसके बराबर होगा, ये हो सकता है इनके टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी है एनएनपी, ठीक है। एनएनपी के साथ मूल्य हाथ जोड़ दिया तो वो क्या हो गया, जीएनपी। और जीएनपी किस पे है, बाजार कीमत पे है, उसमें से शुद्ध अप्रत्यक्ष कर घटा दोगे तो जीएनपी किस पे चली जाएगी, साधन लागत पे। ये दोनों ही है। अब यहाँ हो सकता है इनके टाइपिंग मिस्टेक हो गया, वो कोई ज्यादा फर्क नहीं। सी, देखो निम्नलिखित में कौन सी व्यक्तिगत प्रोजे आय, प्रोजे आय में हम क्या करते हैं, व्यक्तिगत आय में से जो हमारे ऊपर डायरेक्ट टैक्स लगता है उसको क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। किस टाइम हमारी रियल जीडीपी है वो नॉमिनल जीडीपी से कम होगी, जब कीमतों में क्या हो, वृद्धि हो। तो कीमतें बढ़ने की अवधि के दौरान। राष्ट्रीय आय कहते हैं, बी। खर्च योग्य आय
या प्रोजे आय क्या होती है, उपभोग प्लस बचत के लिए जो हमारे पास धन होता है उसके बराबर। ये 2022 में आपके आया है। कौन से राष्ट्रीय आय के आकलन में शामिल किए जाते हैं? पहला ये काम ये करना, परीक्षा में क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लेना, किए जाते हैं नहीं किए जाते हैं, ऐसा नहीं कि आप जल्दबाजी में कुछ कर लो। सभी सभी शामिल होते हैं। राष्ट्रीय आय के अनुमानों संबंधित निम्न कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही कथन का चुनाव कीजिए। अब यह पूछा है इसमें से कौन सा कूट सही है ना, ये पूछ रहा है। कौन सा होगा? डी। डी आप ये कह रहे हो पूंजीगत लाभ और हानियों को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है, गैर कानूनी गतिविधियों से होने वाले राष्ट्रीय आय को शामिल नहीं किया जाता, यह कथन तो सही है। ठीक है। स्वयं द्वारा प्रयोग में लिए जाने वाले घरों के आकलित मूल्य को राष्ट्रीय आय में सम्मिलित किया जाता है, यह भी सही है। यह सही नहीं। पहला, पूंजीगत लाभ और हानियों को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। पूंजीगत लाभ और हानियां जो भी होती है उसको राष्ट्रीय आय में हम शामिल नहीं करते। जैसे शेयर बाजार से जो लाभ हानि होती है उसको हम राष्ट्रीय आय में हम शामिल नहीं, राष्ट्रीय पूंजीगत लाभ और हानियों को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया। कैपिटल जो भी गेन और लॉस होता है उसको हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते। पूंजीगत लाभ और हानियां हैं, इसमें आपका कौन सा होगा? केवल बी। ऑप्शन ए का मैंने बताया ना कि शेयर बाजार वाला जो है, या आपके मान लो कोई किसी जगह आपने पैसा लॉटरी में लगा रखा है, उससे लाभ हुआ या हानि हो गई, तो वो आपका शामिल नहीं होगा। नहीं, शेयर बाजार में एक्चुअली होता क्या है उसका कारण बताऊं। शेयर बाजार में इसलिए होता है कि शेयर इश्यू पुराने साल का हुआ होता है। जिस साल शेयर इश्यू होता है, अब उस शेयर की कीमत में परिवर्तन उसके अकॉर्डिंग होता है। अब वो कीमतों में जो आकस्मिक ज्ञान होता है उससे कोई प्रोडक्शन नहीं बढ़ता। जो अब मान लो कोई अमेरिका में ऐसी घटना हो गई, तुरंत आपके क्या हो गए? शेयर बढ़ गए, उससे कोई उत्पादन नहीं हुआ। मैन हमारे राष्ट्रीय आय का मकसद क्या है? उत्पादन को देखना। इससे कोई उत्पादन नहीं होता, वो इनकम है। इनकम है, मैं कह रहा हूं इनकम है, लेकिन उसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं, क्योंकि उससे किसी प्रकार का पूंजीगत लाभ या हानि से कोई तुरंत उत्पादन नहीं होता। वो आपकी आय है लेकिन उसका उत्पादन में योगदान नहीं। ठीक है, इतने ही थे क्या? है? हाँ, पहले क्या किया था? हम्म, होना तो डिलीट चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे वही होगा। ठीक है, ये आपके राष्ट्रीय आय से इससे संबंधित आपको और कोई क्वेश्चन मिले आप ले आना। जैसा भी जिसी भी आपको कोई गाइड में, कोई किताब में, कोई पेपर में आपको कहीं मिले